तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ एक खास पेशेंट है पिंकी जी एंड एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हैं। ये वीडियो ब्रेस्ट कैंसर के एक स्पेसिफिक पॉइंट को फोकस करने के लिए है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर जानने से काम नहीं चलता। ब्रेस्ट कैंसर्स का आजकल मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन होता है। जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसकी बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी में देखते हैं कुछ रिसेप्टर्स के बारे में, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 न्यू रिसेप्टर, Ki-67। ये चारों चीज़ें डिफाइन करती हैं ब्रेस्ट कैंसर को ब्रॉडली स्पीकिंग 4 अलग अलग कैटेगरीज में: लुमिनल ए, लुमिनल बी, HER2 एनरिच्ड और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स। इस पॉडकास्ट का पर्पस है इन वैरायटीज या ब्रेस्ट कैंसर के इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा एजुकेशन प्रोवाइड करना पेशेंट्स को और उनके बारे में। पेशेंट्स जब सबसे पहली बार आते हैं तो पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब जब ऑलरेडी मैमोग्राम पे या ऑलरेडी सीटी स्कैन, पेट स्कैन पे कैंसर पता चल रहा है तो बायोप्सी क्यों कराना है? तो बायोप्सी इसलिए कराना है क्योंकि मॉलिक्यूलर प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी होता है मोस्ट प्रिसाइज और एक्यूरेट ट्रीटमेंट पेशेंट को देने के लिए। अगर हम मॉलिक्यूलर स्टेटस नहीं जानते हैं तो पेशेंट को हम मोस्ट प्रिसाइज या टारगेटेड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, उससे रिजल्ट्स खराब होते हैं। बेस्ड ऑन दिस मॉलिक्यूलर प्रोफाइल कई बार ब्रेस्ट कैंसर्स में स्टार्टिंग में ही इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का रोल आता है, जिसको न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं। एंड मेनी अ टाइम्स पहले सर्जरी करके उसके बाद एडजुवेंट कीमो या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो इस थरो डिसीजन मेकिंग के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिसीजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात रही पिंकी जी की, तो पिंकी जी हैज ब्रेस्ट कैंसर विच इज HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। पिंकी जी को लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर था एंड विथ हैवी एक्सिलरी लिम्फ नोडल बर्डन। एक कॉम्प्लेक्स बीमारी थी, थोड़ी एडवांस बीमारी थी एंड इसका ट्रीटमेंट अब हम लोग कितने टाइम से कर रहे हैं? 2.5 साल से हो गया। कैन यू इमेजिन, क्या आपको ये देख के ऐसे लग रहे हैं कि ये एक ऐसे कैंसर के पेशेंट इनके 2.5 साल से लगातार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी चल रही है? सो आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है पिंकी जी? पहले से काफी बेटर है। अपना घर का सब काम करते हैं? हाँ, बच्चों के साथ खेलना कूदना सब चलता है? ठीक है, वेरी गुड। बच्चों का क्या एज है? एक 3 साल की बच्ची है, हाँ, एक 9 साल की बच्ची। वेरी गुड। स्कूल वूल जाते हैं वो सब लोग, उनका सारा केयर करते हैं आप बढ़िया से? गुड। यही मेरा बताने का मतलब था। सी इन दिस केस इवन विद एन एडवांस कैंसर, क्योंकि हमने प्रिसाइज तरीके से मॉलिक्यूलर प्रोफाइल को डिटेक्ट किया एंड उसके अकॉर्डिंग एक मिक्सचर ऑफ ट्रीटमेंट दिया, शी इज डूइंग वेल। इट्स बीन 2.5 years। प्रोबेबली शायद एक जमाना था जो इनका डिजीज बर्डन था और स्टार्टिंग में उसके हिसाब से उसी समय इनको बोल दिया जाता कि नहीं अब आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और आप घर जाइए। ठीक है, कई बार इनकी ट्रीटमेंट जर्नी में ऐसे पड़ाव आए हैं, बट आई थिंक हर बार हम लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट को शेड्यूल करके इनको एक अच्छा लाइफ देने का कोशिश किया है। क्यों? क्योंकि ये यंग है, ये फिट है एंड इनका मॉलिक्यूलर प्रोफाइल जो कैंसर का वो ऐसा है जिसको हम प्रिसाइज तरीके से टारगेट कर सकते हैं। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं इन जनरल बता देता हूँ। जो बहुत ही स्मॉल कैंसर होते हैं, एकदम लेस देन 1 सेंटीमीटर, उसमें अपफ्रंट सर्जरी इंडिकेटेड होती है, जिसमें डायरेक्टली सर्जरी कर सकते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन। लेकिन अगर उससे ज्यादा बड़े ट्यूमर्स होते हैं, आजकल की लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि पहले इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन देकर उसको छोटा करना बेहतर रहता है और उसके बाद एप्रोप्रिएट सर्जरी करना बेस्ट रहता है, विद और विदाउट रेडिएशन थेरेपी। सो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इम्यूनोथेरेपी के एक HER2 पॉजिटिव डिजीज में? जो सबसे पुरानी ड्रग है इसमें उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजमैब। उसके बाद जो नया इसमें एडिशन आया है वो है पर्टुजिमैब। अक्सर हम लोग इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन ड्रग जो और न्यूअर एडिशंस आए हैं, जैसे आजकल एक खाने वाली ड्रग आई है ओरल फॉर्म में, उसको टुकाटिनिब बोलते हैं। देयर आर बेटर वर्जन्स ऑफ दिस व्हिच आर ऑफ द सेम पर्टुजिमैब ट्रांसफ्यूजमैब कॉम्बिनेशन, जैसे फेस्गो। देन देयर इज अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ट्रांसफ्यूजमैब डेरिक्सटिकान। इसमें से कुछ इंडिया में रिसेंटली अवेलेबल हुए हैं। इन सब ऑप्शंस में से चूज करने में बाकी सब चीज़ों के साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फाइनेंसेस, क्योंकि जितने नए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। फिर उसमें कंपनी की काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स रहती हैं पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। सो वो जिस भी कंपनी से पेशेंट परचेज करते हैं, डायरेक्टली वो कंपनी से दे डिस्कवर एंड दे स्टार्ट इनिशिएटिंग इट। हमारा एम एक ही रहता है कि पेशेंट को जो भी बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं, ताकि ओवरऑल सर्वाइवल, पेशेंट का ओवरऑल लाइफ हम मैक्सिमाइज कर सकें और अच्छा कर सकें। एंड इनके केस में अगर मैं बोलूँ तो कई बार उतार चढ़ाव आए हैं।
इनका पहले कीमोथेरेपी हुआ था, बीमारी को छोटा किया गया था, फिर उसके बाद इनका सर्जरी किया गया, फिर बाद में एडजुवेंट इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दिया गया। इस ट्रीटमेंट जर्नी में पहला ब्रेक तब लगा था जब एक इनके नेक नोड्स में मेटास्टेसिस आ गया था। उसको उस थोड़ी देर बाद प्रॉपर इम्यूनो कीमोथेरेपी के कवरेज के अंडर उसको भी ऑपरेट किया गया, री ऑपरेट किया गया। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम पॉइंट, आई थिंक 1-1.5 साल के बाद, इनके लंग में एक छोटा लीजन आया था। तो हमने मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में इसका गहन डिस्कशन किया। इसको टेक्निकली एक स्टेज 4 या ओलिगोमेटास्टेटिक डिजीज बोलते हैं। वी डिड नॉट गिव अप, हमने गिव अप नहीं किया क्योंकि यंग और फिट पेशेंट थे। हमने कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की। वी स्टार्टेड हर ऑन मोर इम्यूनोथेरेपीज ऑन अगेंस्ट एंटी HER2 मॉलिक्यूल, एंड लंग के लीजन के लिए हमने SBRT भी दिया, रेडिएशन थेरेपी भी दिया। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कि आज ये हमारे सामने फिट हैं, बढ़िया हैं, अपने रूटीन लाइफ में एकदम अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इस वीडियो का यही मैसेज है कि ऑन्कोलॉजी में सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक सर्जन सिर्फ आपको सर्जरी की एडवाइस दे। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जब जहां जो चीज जरूरी हो। प्लीज जब भी आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे ये ऑप्शन और ओपिनियन जरूर लें। उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारा ये एम है कि वाराणसी में जो भी लेटेस्ट अवेलेबल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, डेवलपमेंट्स है, रिसर्च है, उसके बारे में पेशेंट्स को अवेयर कराएं, वो ऑप्शन दें। अगर वो ऑप्शन वाराणसी में नहीं भी है तब भी कोऑर्डिनेट करके पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में वो ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएं और एक्सेसिबल कराएं। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट एंड एक्सेसिबल, ये एम है उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट के टीम का। थैंक यू।